गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। विजय, निखिल, योगेश, रोहतास, मनीष, मोहित को। ठीक है, चलिए बेटा। तो अब आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आज आपको हम होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा बेटा वो कहां पर होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में पहला शेल के शेल है, इसके बाद एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इन सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साउंड ठीक नहीं आ रहा, साउंड में कोई इशू आ रहा बच्चों? मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, ठीक है ना। वो आपको फैन की आवाज आ रही होगी एक अलग से, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो तो बता देना, फैन को बंद कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, उस ऑर्बिट को भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, ये E4 है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं कहीं पर। तो ये जो एनर्जी का ऑर्डर है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, E1 की है, इससे ज्यादा E2 की है, इससे ज्यादा E3 की है। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। तो हम सबसे पहले उस ऑर्बिट को भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिट को भरेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिट की है, के ऑर्बिट की है। किसकी है, के ऑर्बिट की है। ठीक है, चलिए अब देखिए, दूसरा रूल ये कहता है कि आप कभी भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो सबसे बाहरी कक्ष होगा, आउटर मोस्ट शेल होगा, उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। दूसरा रूल ये है, सिंपल, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। तो अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कैल्शियम मैंने लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 20। कितना एटॉमिक नंबर है, 20। तो इस 20 इलेक्ट्रॉन की मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखिए, अब आपको इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर भरना है, के एलिमेंट शेल में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला शेल आया के। तो के शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते, दो भर सकते, दो से ज्यादा तो भर नहीं सकते। तो इन 20 में से हमने दो को के में डाल दिया, कितने बच गए अब 20 में से 18। अब 18 को भरना है, तो के बाद कौन सा आएगा, एल आएगा। एल में कितने आ सकते हैं बेटा, 8 आ सकते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कितने भर दिए हमने, 10 भर दिए। तो 20 में से हमने 10 भर दिए, अब कितने बचे, 10 बचे। तो नेक्स्ट आएगा एम। एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा, 18 आ सकते हैं। एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो यानी कि इसमें हम 10 भर सकते हैं। हाँ सर भर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, रूल ये कहता है अगर 10 के 10 आपने यहां पर भर दिए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 10। ये तो गलत है, रूल तो ये कहता है आउटर मोस्ट में कभी 8 से ज्यादा आएंगे नहीं। तो यानी कि 10 नहीं भर सकते। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हम कितने भरेंगे फिर, 8 भरेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 से ज्यादा तो भर नहीं सकते, 8 से ज्यादा तो भर नहीं सकते। ठीक है, अब उसके बाद आया एन। अब कितने बचे हैं, दो बच गए, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 11। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। ठीक है,
तो 11 में से 2 यहां पर आ जाएंगे, 8 यहां पर आ जाएंगे, 1 यहां पर। ठीक है, तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो एनडीए सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बेटा, एनडीए सीडीएस रेलवे की, ठीक है ना, उनके लिए अगर आपको डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बैच जो है मैंने बता दिया था, ये एनडीए सीडीएस और रेलवे के लिए 70% कवर करेगा, 30% नहीं कवर करेगा। तो जिसको अगर डिटेल में पढ़ना हो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एसएससी वालों को या स्टेट पीसीएस वालों को या दिल्ली पुलिस वालों को या किसी भी स्टेट के कांस्टेबल वालों को, टीचिंग को, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। बाकी जो एसएससी जो एनडीए सीडीएस जो चाहते हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ना तो डिटेल में पढ़ना तो यहाँ से पढ़ लेना, आपके सिलेबस में इतना पार्ट है। ओके बेटा अंकित, 18 नहीं आएंगे बेटा, 18 कैसे आ जाएंगे, ठीक है ना, वो हायर क्लासेस की चीज है। अगर वो आप, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, वो अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़ा रखी है, वहां से पढ़ लेना। एसएससी, स्टेट पीसीएस और क्या नाम है, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो आपका, ठीक है ना, बस ये 3 एग्जाम छोड़ देना, एनडीए सीडीएस रेलवे, ठीक है ना, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते, एसएससी वालों को पढ़ना तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता बेटा विष्णु, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कृपा मुझसे कोई बात ना करें, अभी आगे बढ़िए। कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सभी को। अब देखो, अब हम बात करेंगे कैटायन और एनायन के कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे एनायन की, ठीक है ना, तो फर्स्ट लिखोगे एनायन, ऋणायन। एनायन किसे बोलते हैं बेटा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन किसे बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिस पर नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है, इतना तो समझ ही जाओगे। तो देखिए, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको इसमें करना क्या है, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स, बस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिए, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में लिखोगे, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हाउस के लिए, जिसमें साइंस ज्यादा आती है, जिसमें साइंस ज्यादा आती है तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे रेलवे में साइंस का पोर्शन ज्यादा आता है, एनडीए में ज्यादा आता है, सीडीएस में ज्यादा आता है, तो जिस एग्जाम में साइंस ज्यादा आती है वहां पर डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत होती है। एसएससी में कम आती है, ठीक है ना, एसएससी में क्या आती है, कम आती है। केमिस्ट्री के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे 25 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, तो उनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है मैंने बता दिया, मैंने देखो बैच मैं ये भी बता दिया, जो जिस एग्जाम का बच्चा है मैंने उसके लिए भी नहीं छोड़ा है, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खुद तो नहीं करनी पड़ रही, मैंने ही पढ़ा रखा है। काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। मनीषा बेटा यूपीएससी में सीडीएस एनडीए में तो आते, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और उनका कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एफ नेगेटिव लिया हमने, ये एनायन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर एनायन। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, बस इसमें मुझे ये बता दीजिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, वैसे तो आप बहुत कमेंट करते हो, ठीक है ना। तो अब मुझे बता दीजिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी से देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए बेटा। इसमें हिंदी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लिखनी आनी चाहिए, मैंने हिंदी में बोल दिया, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए, ठीक है ना। पेपर में आपसे ये देखो, इसलिए कहते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग होती है ना वहां आप कहते हो लिखवा दो, ठीक है ना, और जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहां कहती है समझा दो। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, जो ये आपको लिखना आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बहुत बढ़िया दिनेश बेटा, 5, बहुत बढ़िया। देखो जिनके आंसर सही नहीं आ रहे, देखो आप कुछ ऑफिसर से बनेंगे, है ना, अब ऑफिसर से बनेंगे तो वहां पर कुछ लोग काम भी ऐसे भी होंगे, प्राइवेट होंगे, उन्हें भी तो चाहिए ना कोई उनका खाना बनाने वाला, उनको खाना सर्व करे, जो वो सामान मंगाए, मैसेंजर का काम करे, तो ऐसे बच्चों की भी डिमांड है, ठीक है ना। तो जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे अब ऑफिसर तो लगेंगे नहीं, फिर उन्हें यही काम करना है,
तो अब आप देख लीजिए आपको ऑफिसर बनना है या मैसेंजर बनना है। ऑफिसर बनना है तो जी तोड़ मेहनत कीजिए 4 से 6 महीने। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, और नेगेटिव चार्ज है, हम क्या करते थे चार्ज के केस में अपोजिट कर देते थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। अब इन 10 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, के शेल में कितने आएंगे 2 आएंगे, एल में कितने आएंगे 8 आएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैं ही बता देता हूं 17 और एक 18। एटॉमिक नंबर एज इट इज, जैसा चार्ज होता है उसमें से उसको उल्टा कर देते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 288, ठीक है। तो ये होगा हमारा एनायन का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कैटायन के केस में क्या करोगे, धनायन। कैटायन पर कैसे चार्ज होता है, कैटायन मतलब कटा हुआ, प्रोस, पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में लिखना है तो लिख लोगे इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। आज हो जाएगा रश्मि जी एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज की क्लास के बाद आप आज को अगले वीक के लिए बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। देखिए आज की क्लास के बाद आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, ठीक है। थैंक यू आकांक्षा जी। चलिए ठीक है, कैटायन पर कैसे चार्ज होगा पॉजिटिव, बिल्कुल निकल जाएगा चीजें, जी तोड़ मेहनत कीजिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, ठीक है। अब देखिए कैटायन के केस में आपको क्या करना है बेटा, हमेशा पहले लिखोगे राइट, या इसको समझ लीजिए। देखो जैसे आपको मान लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो जब भी कैटायन है आप क्या करो, इसके 2 हिस्से करो हमेशा। जब भी कैटायन आए तो 2 हिस्से करो। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इसके लिए आप क्या करते थे, जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो इसको माइनस करते थे ना, चार्ज को अपोजिट कर देते थे ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप कैसे निकालते थे, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो आप क्या करते थे सर 20 लिखा, +2 तो -2 कर देगी। -2 का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो जब भी प्लस आएगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, ठीक है, न्यूट्रल में ऐसे पहले 20 की लिखोगे, 20 की लिखोगे 2 8 8 2, ये आ गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सर लेकिन हमें तो इसकी लिखनी है, हाँ बेटा पहले इसकी लिखेंगे उसके बाद इसकी लिखेंगे। अब देखो जितना चार्ज है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, तो मुझे एक बात बताओ एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अंदर से निकलेंगे या बाहर वाले कक्ष से निकलेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से बाहर निकलेगा, आउटर मोस्ट से निकलेगा ना। तो अब देखिए आउटर मोस्ट ये है, तो इलेक्ट्रॉन आपको यहां से निकालने हैं, तो कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं, तो 2 यहां से निकाल दो, और अगर 3 निकालने होते तो एक यहां से निकाल देते, फिर एक और, जब ये खत्म हो जाएंगे तो यहां से निकालना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा, जे जे थॉमसन ने। लिखोगे इसकी खोज
जे थॉमसन ने की थी। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। हो जाएगा बेटा, 1 घंटे की क्लास में खत्म हो जाएगा आज तो। इलेक्ट्रॉन पढ़ाना, ये डिटेल इलेक्ट्रॉन पढ़ाना है, ठीक है ना, ये डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो छोटा सा है, फिर उसका बाद आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, रजत। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज समझाता हूं, देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये कैसे पहचानते हैं। कण प्रतिकण, देखो इनका जो मास होगा बेटा, मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों का मास हमेशा बराबर होगा। अगर दोनों के चार्ज की बात करें, इस पर है चार्ज q1, इस पर है चार्ज q2, दोनों का चार्ज बराबर होगा, बट साइन ऑफ चार्ज इज अपोजिट। बट साइन ऑफ चार्ज इज अपोजिट, परंतु आवेश का चिन्ह विपरीत होगा। परंतु आवेश का चिन्ह, परंतु आवेश का चिन्ह विपरीत होगा। ठीक है, 11 बजे क्लास स्टार्ट हो चुका है। कार्बोनेट्स कंपाउंड बेटा उससे जो आता है वो उस पेपर में आता नहीं, कार्बोनेट्स कंपाउंड से जो आता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी वाला आता है, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, जो एसएससी में कभी कभार आता है, बेसिक आता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए बस। चलिए अब देखिए, अब मुझे निकालना है यहां से एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। देखो ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो सुनो, क्लास खत्म होने तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना, फिर आपकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बैच को मैं किसके लिए है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। एमीन, एमीन कहाँ था बेटा विकास, एमीन NH2 होता है। देखिए अगर आपको पहले चैप्टर खत्म करते हैं, लास्ट में 5-10 मिनट डिस्कशन कर लेंगे उस पर, सुनिए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास इसके एंटी पार्टिकल का होगा, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज एंटी पार्टिकल पर होगा, लेकिन इस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है कर दें हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एंटी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल बोलते हैं। अगर आप इन दोनों वर्ड को मिला दो तो क्या ये पॉजिट्रॉन नहीं बन गया, ठीक है। और ये जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, एंडरसन ने, डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। खोज किसने की थी, एंडरसन ने, ठीक है। पेपर में सवाल कैसे आएगा अभी बताएंगे आपको, अब कह रहे हैं ना लास्ट में डिस्कशन करेंगे, यही बोला ना, तो उसको बाद में बात करेंगे कि ताकि हमारी स्टडी में डिस्टर्ब ना हो, बाद लास्ट में बात करेंगे। मेरा बेटा अमित, क्लास में जो पढ़ाते मैं जो आपका सिलेबस होता है वो सारा क्लास में पढ़ाया जाता है। आप यूट्यूब से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैंने ये नहीं कहा कि आप जाकर पढ़ो, मैंने कहा है जिसको जरूरत हो पढ़ लेना, नहीं जरूरत हो मत पढ़ लेना। मैंने ये नहीं कहा कि वहां से जाके पढ़ो, ठीक है।
तो आपका जो सिलेबस है जो एसएससी का है वो किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का है, या कोई भी आपका किसी भी स्टेट का कांस्टेबल का है, एसआई का है, वो सब कवर हो रहा है इसमें बस। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है अब इस बैच में आपको यूपीएससी का भी पढ़ा दे, है ना, सारा सब कुछ इसी में पढ़ा दे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो नहीं बोलते होगे आप, वहां तो आपकी आवाज नहीं निकलती होगी। तो जितना आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। अब वो तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ बेटा कि उसको कोई और कोर्स ना लेना पड़े, या कहीं से बुक बुक में से पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पता नहीं चलेगा इतनी देर में तो आप वो सीख भी लोगे। चलिए अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, तो कृपया अपनी बकवास अपने पास रखें, हमें कुछ ज्ञान ना दे। पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। आपका सिलेबस जो है वो बैच में कराया जा रहा है, वो फुल कराया जाएगा। ठीक है ना। एडिशनल आपकी इच्छा होती है, एडिशनल हम तो बता सकते हैं सोर्स। अब फिर आप हमसे बार बार मैसेज करके पूछते हो सर ये कैसे करें ये कैसे करें, तो हम पहले बता देते तो आपको दिक्कत होती है। चलिए बॉन्ड फॉर्मेशन, आबंध का बनना। मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है ये एक फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है या केमिकल प्रोसेस होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है। क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। बॉन्ड कौन बनाते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? जो बाहरी कक्ष में होते हैं। और बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाहरी कक्ष में जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है, और इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। तो अगर हम आपसे पूछे किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। सर बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना, वही चीज मैं दोबारा बताऊंगा तो लिखोगे द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। हिंदी में लिखोगे किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार। ये जो तुम्हारी जो आवाज है ना ये ऑनलाइन में निकल रही है, ऑफलाइन में होते है ना तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तुम चुपचाप बैठे रहते, कोई डाउट भी नहीं पूछते। ठीक है ना। यहाँ तो जो मन करता है वो मैसेज कर देते हो, क्योंकि पता नहीं टीचर को तो शक्ल तो दिख नहीं रही हमारी। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। हिंदी में लिखो किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार। किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार। किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। एक होता है बेटा ड्यूअल नेचर, द्विप्रकृति। द्विप्रकृति। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है? सुनिए कि उस सब्सटेंस का जो नेचर होगा, वो जो सब्सटेंस है वो आपका पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है, कण की तरह भी काम कर सकता है, और वेव की तरह भी काम कर सकता है, तरंग की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है ना। एक सब्सटेंस कण की तरह भी काम करे, तरंग की तरह भी काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस का ड्यूअल नेचर होगा या नहीं? किसी भी सब्सटेंस का ड्यूअल नेचर होगा या नहीं? तो देखिए ये जो ना जिनको नहीं पढ़ना होता ना वही ज्यादा बकवास करते हैं। ठीक है ना। तो ऑफलाइन में उनकी आवाज नहीं निकलती। देखिए ड्यूअल नेचर कैसे निकालोगे? इसकी कंडीशन क्या है? और जो टीचर इतना बढ़िया पढ़ाता है ना आपको तब तो समझ में आता नहीं, क्योंकि आपको तो मैसेंजर का काम करना, आपको ऑफिसर नहीं बनना। जिसको ऑफिसर बनना है ना उसको पता है क्या हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं।
क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं जाके देखोगे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा ही नहीं। ये कंटेंट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, एटॉमिक स्ट्रक्चर को उठा के देख लेना आप, जित जैसा कंटेंट मेरा है ऐसा कंटेंट आपको किसी के स्पेशल बैच में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ रोहन बेटा, कोई नहीं, अगले वीक से मैं आपके काम करूंगा, सैटरडे को 2 क्लास लगवा दिया करूंगा। ठीक है, एक 11 बजे लगवा देंगे, एक 2 बजे लगवा देंगे। ठीक है, 2 क्लास लगवा देंगे ताकि आपका सिलेबस हम जल्दी पूरा कर दें। ठीक है, अगले सैटरडे से, अगले से नहीं, हाँ कर सकते हैं, अगले से कर सकते हैं। चलिए, तो ड्यूल नेचर कैसे पहचान करते हैं बेटा? ड्यूल नेचर की कंडीशन क्या है? उस सब्सटेंस का जो मास है ना वो बहुत कम होना चाहिए। उस सब्सटेंस का जो मास है वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरा, उस सब्सटेंस की वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। उस सब्सटेंस की वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी आपको ये पता करना हो कि किसी भी सब्सटेंस का ड्यूल नेचर होगा या नहीं, तो कैसे पता करोगे आप? कैसे पता करोगे? इस कंडीशन को चेक करोगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, मुझे चेक करना है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होगा या नहीं, ड्यूल नेचर होगा या नहीं। तो मैंने देखा, पहले देखा मैंने मास। एक मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है या नहीं? क्या इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है या नहीं? बहुत कम है ना। 9.1 देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10⁻31, ये बहुत कम है ना। हाँ सर बहुत कम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको पता होगा ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। हाँ सर घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगी। हाँ सर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो क्या ये दोनों कंडीशन इलेक्ट्रॉन पर सेटिस्फाई हो रही है? हाँ सर हो रही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होगा या नहीं? होगा सर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी पढ़ाई नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास बहुत कम होता है, इससे अगले आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन प्रोटॉन की वेलोसिटी जीरो होती है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, वो मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे आपके? क्या उनका ड्यूल नेचर होगा? सर नहीं होगा। ठीक है, हाँ लाइट ड्यूल नेचर शो करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, फिजिक्स में पूछना आप क्यों करती है, तो लिखोगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार, एक चौथा ऑप्शन और कोई दे देगा, इनमें से ड्यूल नेचर किसका होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में है, आप देखिए हम इंसानों का मास बहुत ज्यादा है ना, हम इंसानों का मास बहुत ज्यादा है, तो हमारे केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसीलिए हमारा ड्यूल नेचर नहीं होता, हमारा ड्यूल नेचर नहीं होता। ठीक है, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन हैविंग, हिंदी में इस पॉइंट को मैं लिख दूंगा हिंदी में, इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास कणीय तरंग की, इलेक्ट्रॉन के पास कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन के पास कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। माल्टोज बेटा एक शुगर होती है, माल्टोज शुगर होती है, बायोलॉजी में आती है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया था, जब मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, यह है न्यूक्लियस। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। हाँ सर घूमता है। तो या तो वो ऐसे घूमेगा या वो ऐसे घूमेगा, है ना मूर्खो, ना वो ऐसे घूमता ना वो ऐसे घूमता, वो झूमता है। देख रहे हो ना, झूम रहा है ये। ठीक है, अरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे रश्मि जी, पेशेंस तो रखिए बेटा, चैप्टर तो पूरा होने दीजिए, आपको सब बताया जाएगा, एडवांस में सुनना है। होमवर्क आज आपको होमवर्क मिलेगा, मैंने कहा ना, तो कैसे करना सब बताएंगे, रुक तो जाइए। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है बेटा, झूमता है। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है या झूमता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी का जो साइन होगा वो साइन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो लिखोगे
द टोटल एनर्जी ऑफ the total energy of revolving electron, the total energy of revolving electron is always negative. लिखोगे चक्रण के दौरान चक्रण के दौरान चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज और बताते हैं। देखो बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नॉर्मली उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो ये जो ग्राउंड स्टेट होती है इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब अगर हमने बाहर से इसको एनर्जी दी तो जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ऊपर चला जाता है, ये यहां से यहां आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इसको एनर्जी मिली तो एनर्जी मिलते ही जैसे आपको एकदम से पैसे मिल जाए आप भी अपनी स्टेट छोड़ दोगे। ठीक है ना, इधर उधर भागते रहोगे जब तक पैसे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस स्टेट में, इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा है, तो जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है इसको बोलते हैं हम उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा, एक्साइटेड स्टेट। ऐसा सीखा तो लेवल भी नहीं ये क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, सीडीएस में पूछ लेते हैं, एनडीए में पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी बेटा? एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है ना, किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा की। किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो गई, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वापस स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल कब होगा? जब इसके पास एनर्जी कम हो जाए। और एनर्जी कम कब होगी? जो एनर्जी इसने गेन की है अगर ये इसको वापस रिलीज कर दे तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कौन सी रेज छोड़ता है? तो बेटा ये गामा रेज छोड़ता है, गामा रेज, या बोल सकते हो फोटॉन्स। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कौन सी रेज छोड़ता है। ठीक है, जल्दी से बनाकर इसको डन लिखिए। हाँ ऊर्जा में ठीक है, चय नहीं होगा, जय लिख लीजिए। नोट करके डन लिखिए।
ये कह रहा नोट्स बनाने, नहीं नहीं देखने, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, आप रजनीकांत हो, आप तो एक बार देखते याद हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। मत बनाया करो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, है ना, मूर्खो। ये मतलब ये आपका ये IQ लेवल रह गया है, आपको नहीं पता बनाने नहीं बनाने। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव है, तो क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ होगा? ठीक है, क्या इसमें अट्रैक्शन होगा? हाँ बेटा अट्रैक्शन होगा। तो एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव आने का मतलब यह है कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज कब हुई, जब दोनों में अट्रैक्शन हुआ। तो ये जो अट्रैक्शन है, क्या इसे हम बोल सकते हैं ये एक बॉन्ड है, बोल सकते हैं ना, एक बॉन्ड एक तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आप यहां से एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि जब भी कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का अट्रैक्शन ही तो है, क्या है, ठीक है ना, जब भी कहीं पर अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार आपसे पूछा गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता, तो आप हमेशा याद रखोगे जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। तो नोट करके पॉइंट लिखोगे। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब कोई आबंध बनता है, जब कोई आबंध बनता है, और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये हमेशा सही है, जब कोई आबंध बनता है हमेशा ऊर्जा निकलती है, हमेशा ऊर्जा निकलती है। जब भी कोई आबंध बनता है तो हमेशा ऊर्जा निकलती है, तो हमेशा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए बेटा, क्यों रिलीज होती है, ये तो स्टेटमेंट है आपके, एक्सपेरिमेंटल है तो, ठीक है। अब हेडिंग डालिए प्रोटॉन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर देखिए चार्ज कितना है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है बेटा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप ध्यान से सुनना, प्रोटॉन की जो खोज थी बेटा, खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना। बेटा ये चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, ये हिंदी में बोला तो था, जब भी कोई आबंध बनता है तो हमेशा ऊर्जा निकलती है। हाँ जी, तो प्रोटॉन की जो खोज की बेटा, खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन ये जो प्रोटॉन नाम है, ये नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो लिखोगे प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी।
प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु प्रोटॉन नाम परंतु प्रोटॉन नाम परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। एंड प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। क्या बताना मनीष बेटा, क्या चल रहा है आपका? आज सुबह से परेशान लग रहे हो आप। कितने क्वेश्चन आएंगे बता तो दिया। एसएससी के एग्जाम में केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं 25 में से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर आपका चार्ज होता है बेटा 0। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है बेटा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो लिखोगे इसकी खोज इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने। बेटा कभी कभी एक भी नहीं पूछता। हाँ वो अगर 25 पेपर हो रहे हैं तो 24 पेपर में आ गया। ये केमिस्ट्री के साथ नहीं, हर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसी सब्जेक्ट में आपसे हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, किसी में ज्योग्राफी नहीं पूछी जाएगी, किसी में पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी, किसी में फिजिक्स नहीं पूछी जाएगी, किसी में बायोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, किसी में केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। अब ये आप डिसाइड थोड़ी कर सकते हो कि आपके पेपर में कौन सा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। और जब एक सब्जेक्ट छूटता है तो दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं। केमिस्ट्री के 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं पेपर में। दूसरा, केमिस्ट्री आपकी रीजनिंग में भी आती है, समझे? हाँ, इतना काफी है प्रोटॉन के बारे में बेटा। हाँ, पर रीजन बिल्कुल है, प्रोटॉन पर 0 चार्ज होने का बिल्कुल रीजन है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। बता तो रखा है, नहीं बताया होगा। क्वार्क से होता है बेटा, क्वार्क की वजह से, क्वार्क से बनता है न्यूट्रॉन। तो जब जोड़ दे तो 4 0 आता। चलिए अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मैंने आपको तीनों के मासेज लिखवाए। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखवाया है, प्रोटॉन का मास भी लिखवाया है, और न्यूट्रॉन का मास भी लिखवाया है। मुझे ये बता दीजिए, इनमें से सबसे भारी कौन है? इनमें से सबसे भारी कौन है? इनमें से सबसे भारी कौन है, बताइए जल्दी। इनमें से सबसे भारी कौन है, जल्दी बताइए। मासेस मैंने लिखवा दिया, अब आपको कंपेयर करना है। जल्दी से बताइए, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूं।
बताइए, न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो आप इनके मास को कंपेयर करके देख लेना, इतना मैथ आपको आता होगा। तो सबसे हल्का होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, इससे भारी होता है प्रोटॉन, और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं कंपेयर करके भी दिखा देता हूं। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। इसका मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻31, सॉरी -27। और ये होता है 1.674 इंटू 10⁻27। पहले आप इन दोनों को देखिए, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है। ये वाला फैक्टर जो है ये दोनों में कॉमन है बेटा, और यहां से यहां तक ये भी कॉमन है। तो यहां पर आया 4, यहां पर आया 2, कौन सा बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। ठीक है, इसके तो देखिए 10⁻31 है, ये 10⁻27 है, तो 10⁻31 तो वैसे ही कम होता है। ठीक है ना? चलिए कोई नहीं बेटा जितेंद्र। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन को सभी करके आते हैं, तो आप भी जरूर करके आओगे, चाहे आपको आता चाहे नहीं आता। तो अब मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूं। ठीक है, रेडी हो सभी? चलिए लिखिए। निम्न में से कौन सबसे भारी है? निम्न में से कौन सबसे भारी है? निम्न में से कौन सबसे भारी है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम। डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बताइए क्या आंसर दोगे? कमेंट आ रहा है बेटा शिवम, देख लीजिए, लास्ट स्लाइड देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। बहुत बढ़िया, देखिए स्नेहा बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया बेटा जितेंद्र, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए, सुनिए अब ध्यान से सुनना। अब ये तो आपको पता है, अब आंसर टिक मत करना जब तक मैं ना बोलूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से तो भारी कौन है? न्यूट्रॉन भारी है। ठीक है, तो अब हमें न्यूट्रॉन को और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, पढ़ाया था स्टार्टिंग में पहली क्लास में ही। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना बताया? 1.674 इंटू 10⁻27 kg, अभी बताया। तो 1 बड़ा होगा या न्यूट्रॉन का मास? सर 1 बड़ा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन एटम। मूर्खों लगा मत देना। सुनो, यहां पर कोई यूनिट लिखी है आपने? नहीं लिखी, और यहां पर यूनिट है केजी। एक्चुअली में ये यहां पर अगर आपको यूनिट के साथ लिखना है तो 1 AMU या 1 U लिखोगे, और वहां पर है केजी, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसे समझने आए तो ऐसे समझो। देखो, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन कितने हाइड्रोजन में? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? निकालिए 0। तो एटॉमिक मास ये जो 1 आ रहा है, ये जो एटॉमिक मास 1 आ रहा है, ये 1 क्या बता रहा है आपको? प्रोटॉन के बारे में बता रहा है ना। ये तो एक प्रोटॉन का मास है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर क्या एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं। तो जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही हाइड्रोजन एटम का मास होगा, और हमने पढ़ा प्रोटॉन से भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो फीलिंग आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो चिल्लर टाइप है। हाइड्रोजन एटम, ये तो नाम से ही भारी है ना? जबकि वो गलत है। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन है नहीं, तो ये जो 1 है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए बेटा अब हेडिंग डालिए आइसोटॉप्स।
हेडिंग डालिए आइसोटॉप्स समस्थानिक, आइसोटॉप्स समस्थानिक। आइसोटॉप्स समस्थानिक। देखिए आइसोटॉप को पहले मैं समझाता हूँ, अगली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रोटियम, इसको लिखते हैं हम 1H1, ठीक है। दूसरा आइसोटॉप होता है ड्यूटेरियम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रिटियम, ट्रिटियम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको 1S3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बात देखिए, ये जो आइसोटॉप्स है बेटा, ये जो आइसोटॉप्स है, आइसोमेरिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, जो भी मन में आता वही बोल देते हो, ठीक है। ये सोचते हो कि 10th में जो चीज समझ में नहीं वो पूछ लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन, अभिषेक बेटा एटॉमिक मास को वाले क्लास को ध्यान से देखना, मैंने कहा था एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो आइसोटॉप्स है ये किसके आइसोटॉप्स है? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है, यानी कि आइसोटॉप्स हमेशा किसके होंगे? एक ही एलिमेंट के होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट के नहीं होंगे, एलिमेंट सेम होगा। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स के होंगे ये, तो इनके अंदर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर देखिए सबका सेम है, और एटॉमिक मास क्या होता है? अलग होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? अलग होता है। तो एटॉमिक मास पर क्या होती है? एटॉमिक मास पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। एटॉमिक मास पर क्या करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, ठीक है। आया कुछ समझ? अभी डिटेल करूंगा इसको, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखिए। किसी एक तत्व के परमाणु, लिखो, किसी एक तत्व के परमाणु, किसी एक तत्व के परमाणु जिनका जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है या समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। लिखोगे, दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं, परंतु भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं, परंतु भौतिक गुणधर्म
अलग होते हैं, परंतु भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। ठीक है। अरे क्लास व्लास नहीं रुका हुआ बेटा, क्लास बड़े अच्छे से चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन किसके बराबर थे बेटा, एटॉमिक नंबर के। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो प्रोटॉन सब में बराबर। इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीनों के तीनों न्यूट्रल है बेटा। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, जो भी एटॉमिक नंबर होता था उसको हम कॉपी कर लेते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, चार्ज के साइन को पलट देते थे। यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एक है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। कौन सी शेल में होगा, के शेल में होगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल में होगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल में होगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके भी आउटर मोस्ट में एक ही है, आउटर मोस्ट में एक ही। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, ए माइनस जेड, इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो आप देख रहे हो आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोटॉप्स में एक ही चीज बदल रही है, वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों बदल रहे हैं, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलने से क्या हो रहा है, उसका मास बदल रहा है। और मास बदल रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन। चलिए बेटा जल्दी कीजिए। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो होमवर्क करता है, ठीक है ना, और उसको कोई डाउट आता है तो वो पूछता है। डाउट उसी को आता है जो पढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपको डाउट आए तो आपको ये पूछना चाहिए, यार मुझे इसमें ये चीज, ये डाउट है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वो चीज समझ आती है। ये नहीं होता कि सर पूरा टॉपिक दोबारा बता दो। नोट करके डन लिखिए। तो मैंने आपको बेस भी बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होंगी। तो आइसोबार की मैं आपको डेफिनेशन और एग्जांपल लिखवाऊंगा, ये सारी चीजें आप अपने आप निकाल लेना, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा एक चीज और, ये जो तीनों आइसोटोप्स है ना बेटा, इनमें से ये जो आइसोटोप है ना आपको ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एक अलग चैप्टर है पूरा। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहीं से पता चल रहा है ना आपकी क्लास में कितनी अटेंशन रहती है। 2-3 बार रिपीट किया था जब भी आपको नहीं पता चला। बेटा एटॉमिक मास की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है ना। और एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन का रोल होता है, न्यूट्रॉन बदलेंगे तो एटॉमिक मास भी बदलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास पर। ये चीज जब ना आपको पता हो तो लिख लिया करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मास पर। केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हो। न्यूट्रॉन का फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, ठीक है, पार्टिकल है वो एक। ये जो मास है वो लिखवाया तो था। हेडिंग डालिए, आइसोबार। आइसोबार संभारिक, आइसोबार संभारिक। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, ठीक है ना। यहां पर
एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, तो लिखोगे विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, 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 परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, एटॉमिक मास तीनों का सेम 40 40 40। अब ये तो बोलना सर आपने तो 39 लिखवाया था, वो 39 रियल में होता है, अगर 40 लिखोगे तो बोलोगे वो किसका है, आइसोबार हो गया, वो आइसोबार का एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल बेटा रजत, अगर ये जो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें आप ट्रीटियम लोगे तो ट्रीटियम जो है वो न्यूट्रॉन से भारी हो जाएगा, ट्रीटियम भी भारी होगा, ड्यूटेरियम भी भारी होगा। बस एक हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जो क्या होता है, हल्का होता है, किससे, न्यूट्रॉन से, बाकी सारे आइटम न्यूट्रॉन से भारी मिलेंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है ना। आइसोटोप में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ये कोई जरूरी नहीं ना। हाँ इसमें आप एक चीज बोल सकते हो, जितने आइसोटॉप्स होंगे एक एलिमेंट के उन्हें आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट लास्ट है ये आइसोटोन, इसके बाद आपको बढ़िया जानकारी दी जाएगी। आइसोटोन जो कुछ बच्चों को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी। सम न्यूट्रॉन, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, टोन मतलब न्यूट्रॉन, हिंदी में तो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है ना, आइसोटोन, हिंदी में तो क्या लिखा हो, सम न्यूट्रॉन। सम मतलब समान, न्यूट्रॉन, आइसो वर्ड का मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी, लिखोगे इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, 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 इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 15 माइनस 7 8 है, 16 माइनस 8 8 है, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोटोन के। हाँ लिखो जल्दी, अब आपको कुछ बताएंगे, नोट कीजिए, जितने जो आपके डाउट वगैरह थे अब उनके बारे में बात करेंगे। नोट करके डन लिखें।
ठीक है। देखिए बेटा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। सुनिए, आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं रेलवे वाले। अब वो रेलवे वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एसएससी उन्हीं से पूछता है, ठीक है ना, उससे पूछता है, और एसएससी के मैं आपको आगे कराऊंगा। तो आपका पहला होमवर्क तो ये है कि आपने जितने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, अगर आपको इसको अच्छे से करना है, आप चाहते हो कि मुझे जब मैं इसको इसको मैं अगली बार पढ़ूंगा तो पेपर के टाइम पर पढ़ूंगा। सुनो, एक अब पढ़ूंगा, ठीक है ना, एक बार इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा, और जिस क्वेश्चन में डाउट है उस पर स्टार लगा लूंगा। बीच बीच में कभी पढ़ने का मूड होगा तो डाउट वाला पार्ट देख लूंगा, ठीक है। और पेपर में जाने से पहले एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है। मैं बहुत बहुत जेन्युइन फंडा बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी फंडा बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार तो आपको किसी सब्जेक्ट पर टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और जीएस के हर सब्जेक्ट बराबर है, और सबसे छोटा सिलेबस केमिस्ट्री का है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ पढ़ाई नोट से बाहर नहीं जाएगा अगर आपकी किस्मत खराब नहीं। किसी किसी के पेपर में जा सकता है, 95% बच्चों के पेपर है जो पढ़ाया है और जो प्रैक्टिस कराई उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो आपको क्या करना है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी रिवाइज करोगे, यूट्यूब चैनल पर जाओगे, इस पर दो है, एक एक घंटे के 2 वीडियो मिलेंगे, एक आज कर लेना, एक कल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चन नया दिखे, डाउट दिखे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। या उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पेपर में जाने से पहले 1-2 दिन पहले जब आप रिवाइज करते हो तो उस टाइम पर आपको रिवाइज करना है। बीच में मॉक टेस्ट देते रहोगे, जब मॉक टेस्ट दोगे अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो उसके नोट्स में क्या करोगे, थ्योरी देख लोगे बस, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री को बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूँ, ऐसा सिंपल फंडा आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं तो हर कोई कहेगा कि डेली पढ़ो, ये पढ़ो, बीच बीच रिवाइज करते रहो। मैंने कहा एक अब पढ़ लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बीच में मॉक टेस्ट लगाओ, कोई डाउट आता तो पढ़ लिया, नहीं तो उसके बाद आपको क्या करोगे, बस पेपर में जाने से पहले एक बार रिवाइज करोगे। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया आपका ये होमवर्क है। दूसरा, मैंने कहा था जो पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल है, एसएससी में पहले इससे बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर केमिस्ट्री को समझना है तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मेटल नॉन मेटल आपको ये नहीं पता चलता, ये मेटल कहां पर होते हैं, नॉन मेटल कहां पर होते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको किससे पता चलेगी, पीरियोडिक टेबल से। बेटा यूट्यूब पर तो स्क्रीनशॉट होगा, ये यूट्यूब पर बता रहा हूं मैं, यूट्यूब से तो ले ही सकते हो, ठीक है। एक दूसरी चीज, तो पीरियोडिक टेबल जो है बेटा मैंने ये 2 पार्ट में पढ़ा रखी है, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही पार्ट कर ले, दूसरा पार्ट उनकी ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन पार्ट 1 है, ये जरूर करना है। 7 घंटे 37 मिनट की है, इसमें विद क्वेश्चंस आपको करा रखा है पीरियोडिक टेबल, इससे बाहर पीरियोडिक टेबल में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। इससे हाँ, इससे लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सबको करना है। तो इसको पढ़ाने के लिए देख रहे हो मुझे कितना टाइम लगा है विद क्वेश्चंस, तो ये पार्ट आपको यूट्यूब से करना है। क्लियर है ये चीजें, तो आपका होमवर्क है, ये करना है आपको, ये करना है। और उससे पहले आपका क्या करोगे, जब आपका सीजीएल का पेपर आएगा या कोई भी एसएससी का पेपर आएगा तो मैं आपको फिर से एक बार यूट्यूब पर एक सेशन ले लूंगा 2 घंटे का, क्वेश्चंस का, नए क्वेश्चंस का, जिससे आपका जैसे जो थ्योरी आपने रिवाइज की है वो भी आपकी रिवाइज हो जाए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शायद मोस्ट प्रोबेबली कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले वीक में तो शायद एक ही क्लास लगवाऊं मैं, उससे अगले वीक में 2 क्लास लगवा सकता हूँ, जैसा होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है। यूट्यूब आईडी ये है बेटा, ये रहा यूट्यूब आईडी, और मेरा इंस्टाग्राम ये है। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, और किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो में, वो शायद मैंने आपको बताई होगी पहले भी, करना जिसको अच्छे पढ़ने का तरीका पता करना हो उसके लिए बना रखी है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम है, कोई डाउट पूछना हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहीं पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को जो वीडियो ओपन करोगे ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो खोलना आता होगा, उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, साइंस बाय सतेंद्र सर के नाम से, उस लिंक से जुड़ना। बाकी सर्च करके कोई बच्चा मत जुड़ना, क्योंकि फेक ग्रुप बहुत बने हुए हैं आपके गुरुजी के नाम से, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस में भी हेल्पफुल है बेटा, दिल्ली पुलिस में बिल्कुल हेल्पफुल है, ठीक है। बेटा रोहन देंगे, इंस्टाग्राम में कई बार होता है बेटा नहीं दे पाते, लेकिन मैक्सिमम दे ही देते हैं। हाँ बेटा वो मुझे पता है शिवम, वो आपका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके काम का जो भी सेशन आए उसके बारे में आपको पता चलता रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।